बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ कोप्लेनर फोर्सेस टू वन फोर्स एंड अ वन कपल। कोप्लेनर बहुत सी फोर्सेस हैं, मैं यहाँ आप लोगों को ड्रा करके बताता हूँ। लेट्स सपोज आप लोगों के पास है P1 जो A1 के ऊपर एक्ट कर रही है। आप लोगों को साफ नजर आ रहा है? और आप लोगों के पास है लेट्स सपोज A2 के ऊपर P2 एक्ट कर रही है, P3 एक्ट कर रही है A3 के ऊपर, और इसी तरह आप लोगों के पास नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जो आप लोगों के पास AN के ऊपर एक्ट कर रही हैं PN आप लोगों के पास फोर्सेस हैं जो मुख्तलिफ जो है पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही हैं। अब हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी फोर्स किसी भी पॉइंट पे एक्ट करती है और अगर हम उसको किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है। एक तो वही फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के साथ मिलती है और दूसरा साथ में वो एक कपल को ऐड करती है। तो हमने लिखना है यहां बाय प्रीवियस नॉलेज क्या था, इफ एनी PI acting at AI is shifting to point O। किसी भी पॉइंट O पे अगर हम शिफ्ट करते हैं तब हमें क्या मिलता है? देन वी गेट PI with same magnitude and couple whose moment is GI। अगर P1 है तो G1 है, अगर P2 है G2 है और PN है तो GN है। इसका मूवमेंट GI बस काफी है यहां तक। अब मैं इसको ग्राफ के तौर पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट्स सपोज हमारे पास है पॉइंट O। अगर मैंने यहां आप लोगों के पास P1 शिफ्ट की, देखें P1 आप लोगों के पास A1 के ऊपर थी, अब मैं उसे उठा करके O पे लेके आया तो हमारे पास वही फोर्स P1 आएगी और उसके साथ एक कपल आएगा जिसको हम G1 कहेंगे। अगर मैं इसको दोबारा P2 लेकर आऊं तो हमारे पास वही फोर्स आएगी जो P2 हम लोग यहाँ एक्ट कर रहे हैं A2 के ऊपर। अगर मैं शिफ्ट करूं पॉइंट O के ऊपर तो हमारे पास वही फोर्स आएगी और इसके साथ इसका एक कपल आएगा जिसका मूवमेंट G2 होगा। सिमिलरली आप लोगों के पास है P3 अप टू सो ऑन, हमारे पास आ जाती है PN। अब O के ऊपर हमारे पास क्या है? P1 प्लस P2 प्लस अप टू सो ऑन PN। ये नंबर ऑफ फोर्सेस हैं जो मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही थी और अब हम लोग सारी की सारी फोर्सेस को एक और पॉइंट के ऊपर लेकर आए हैं विच इज O। एक तो ये हमें मिला एंड हमें क्या मिला? सिस्टम ऑफ मूवमेंट्स G1 प्लस G2 अप टू सो ऑन GN। हमें नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ मूवमेंट मिला। अब हमारे पास क्या है? हमें पता है कि अगर कोई फोर्सेस कंकरेंट होंगी वो हमेशा एक फोर्स के बराबर होगी जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। मैं लेट कर लेता हूं विच इज R। तो आप लोगों के पास R इज इक्वल टू क्या है? P1 प्लस P2 और प्लस P3 अप टू सो ऑन PN। और हमें पता है कि नंबर ऑफ कपल्स जो है अगर उसको सम किया जाए वो हमेशा एक कपल के इक्वल आएगा जिसका मूवमेंट लेट कर लेते हैं हम G है। तो आप लोगों के पास G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू सो ऑन GN है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। मैं इसे दोबारा रिपीट करवा रहा हूं आप लोगों को ना। हमारे पास
एक कोप्लेनर फोर्सेस का सिस्टम था जो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर एक्ट कर रहा था, हम लोगों ने यहाँ शो करवाया। P1 किया, एक्ट कर रहा है A1 के ऊपर, P2 किया जो एक्ट कर रहा है A2 के ऊपर, और P3 किया एक्ट कर रहा है A3 के ऊपर। हमने कहा अप टू सो ऑन एक फोर्स है Pn जो एक्ट कर रही है An के ऊपर। हम लोगों ने ऑलरेडी क्या पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी भी फोर्स को उसके पॉइंट ऑफ एक्शन से चेंज करते हैं किसी नए पॉइंट की तरफ, तो हमें दो चीजें मिलती हैं। एक तो वही फोर्स मिलती है जिसका सेम मैग्नीट्यूड होता है, और उसके साथ एक कपल मिलता है। तो हम लोगों ने सारी फोर्सेस को एक जगह इकट्ठा किया जो पॉइंट था O। अब P1 जब यहां आया तो इसके बाद साथ एक कपल आएगा, हमेशा कपल का मूवमेंट होता है, हमने लेट कर लिया उसका मूवमेंट G1 है। और P2 आई तो उसका मूवमेंट G2 है, और P3 अप टू सो ऑन Pn तक हमारे पास आई तो उसका मूवमेंट Gn है हमारे पास। तो मजीद हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जो कंकरेंट फोर्सेस हैं वो हमेशा एक फोर्स के बराबर होती है। तो हमने कहा P1 अप टू सो ऑन Pn जो सबकी सब है वो रिजल्टेंट फोर्स के। बेटा अब बताइएगा, अब आप लोगों का क्लियर है? और चंद चीजें अल्फाज से भी सुनिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे पास एक रिजल्टेंट बना जो तमाम की तमाम फोर्सेस के सम के इक्वल है, विच इज आर। और हमें पता है कि अगर बहुत से कपल्स होंगे तो तमाम कपल्स को अगर सम किया जाएगा वो हमेशा एक कपल के इक्वल होता है। उसका मूवमेंट जो है, ओके जी, उसका मूवमेंट जो है वो उन तमाम मूवमेंट्स के सम के बराबर है। तो हमने लेट कर लिया कि जो रिजल्टेंट का मूवमेंट है वो G है, तो G किसके इक्वल होगा? G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू सो ऑन Gn तक। तो यही रिक्वायर्ड रिजल्ट था। वो कह रहा है कि आप लोगों के पास क्वेश्चन था रिडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस टू वन फोर्स एंड वन कपल। तो हमने देखा कि हमारे पास वन फोर्स और वन कपल आ गई। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया हुआ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा, वरना नेक्स्ट मूव करते हैं। वरना थम्स अप साइन दीजिएगा ताकि जी। अब आप लोगों के पास थ्योरम क्या है? इफ अ कोप्लेनर सिस्टम ऑफ अ फोर्सेस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम इट कैन बी रिड्यूस्ड टू आइदर अ सिंगल फोर्स और आइदर अ सिंगल कपल। ये हम लोगों ने पढ़ना है। हम क्या जानते हैं बेटा? अभी जो लास्ट थ्योरम में पढ़ा कि इफ अ फोर्स एक्टिंग at a point is shifting to another point, हम क्या करते हैं? हमें क्या मिलता है? a force along with a couple। ये जो लास्ट हम लोगों ने थ्योरम में चीज पढ़ी थी। अब वो कहता है जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या है? वो कहता है सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हमारे पास बेटा तीन केसेस राइज होते हैं। केस वन, वो कहते हैं अगर रिजल्टेंट जीरो है तो मूवमेंट जीरो नहीं होगा, जिसकी वजह से सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब आप लोगों का रिजल्टेंट का इफेक्ट भी जीरो हो और उसके ऊपर जो कपल जो उसका मूवमेंट है वो भी जीरो हो, तब आप लोगों के पास सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, गिवन कंडीशन है, तो दो ही केस, तीन केसेस बन सकते हैं। केस नंबर वन, केस नंबर टू, या अगर उसका मूवमेंट जो है वो जीरो है तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। अगर मूवमेंट जीरो है तो रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। अब बताइएगा बेटा,
अब वर्डिंग ठीक नजर आ रही है? चलिए, केस वन क्या है, चंद चीजें अल्फाज से समझने की कोशिश किया करें मेरे बेटा। केस वन क्या है कि आप लोगों के पास, इससे पहले मैं दोबारा इसे यहां तक रिपीट करता हूं, वो कहता है सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, वो एक्ट कर रही हैं किसी रिजिड बॉडी के ऊपर, लेकिन वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम लोगों ने पिछली कहा कि हम क्या जानते हैं, पिछला थ्योरम हम क्या जानते हैं कि अगर कोई कोई भी एक फोर्स किसी भी एक पॉइंट पे एक्ट कर रही है, अगर हम उसके पॉइंट को चेंज करते हैं तो हमें वो सिंगल फोर्स मिलती है और साथ में कपल मिलता है जिसका मूवमेंट जी है। तो हम लोगों ने सारे सिस्टम, पीछे वाला थ्योरम हम लोगों ने जो किया हुआ है वो सारा किया हुआ। अब हमारे पास दो ही चीजें आ सकती हैं, से एक फोर्स भी आ सकती है और एक मूवमेंट कपल भी आ सकता है, जिसका मूवमेंट हम लोग ऑलमोस्ट जी ही लेते हैं तमाम केसेस में। तो अब गिवन कंडीशन क्या है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो बेटा तीन केसेस हमारे पास राइज होते हैं। केस वन कहता है, वो कहता है अगर रिजल्टेंट जीरो है तो ऑब्वियसली मूवमेंट जीरो नहीं है, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। केस टू क्या कहता है, अगर रिजल्टेंट जीरो नहीं है और मूवमेंट जीरो है और तब भी आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब है केस थ्री, वो कहता है ना ही रिजल्टेंट जीरो है और ना ही मूवमेंट जीरो है। ये तीन केसेस राइज होते हैं इस कंडीशन में। अब उसकी थ्योरम की स्टेटमेंट को दोबारा समझें। वो कहता है अगर इस तरह है कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो या तो वो फोर्स सिंगल फोर्स के इक्वल होगा या वो मूवमेंट के इक्वल होगा, यानी कि कपल के इक्वल होगा जिसका मूवमेंट होता है, इसका मतलब है वो कपल एग्जिस्ट करता है। तो बेटा केस वन में देखें कि हमारे पास अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो हमारे पास क्या जीरो नहीं है, मूवमेंट। तो इसका मतलब क्या है, वो किसके इक्वल है बेटा, कपल के इक्वल है, सिंगल कपल के इक्वल है। ये हमारे पास प्रूफ हो गया केस वन में। अब है केस टू, अगर फोर्स जीरो नहीं है और मूवमेंट जीरो है तो इसका मतलब है कपल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम किसके इक्वल हो गया, सिंगल फोर्स के। अब आता है तीसरा केस, इसको हम लोग यहां डिटेल में स्टडी करते हैं जी। हमारे पास है बेटा केस थ्री। केस थ्री क्या कहते हैं, ना तो रिजल्टेंट जीरो है और ना ही इसका मूवमेंट जीरो है। जी, ना तो बेटा रिजल्टेंट जीरो है और ना ही मूवमेंट जीरो है। लेट कर लें जो फोर्स आर है एक्टिंग एट पॉइंट ओ, हम यहां शो करवाते हैं, ये पॉइंट ओ है बेटा, इसके ऊपर आपका आर शो हो रहा है, तो इसके पॉइंट कह देते हैं ओ ए। ओ ए के ऊपर एक्ट कर रही है फोर्स आर। अच्छा, अब हमारे पास क्या रह गया बेटा, अगर मूवमेंट जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कपल जीरो नहीं है, और कपल हमेशा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से मिलकर के बनता है। इसका मतलब है कपल पे हमेशा दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर आप किसी भी कपल को दूसरे कपल के साथ रिप्लेस करते हैं तो बॉडी के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट नहीं होता। तो लेट कर लें वी रिप्लेस गिवन कपल, पता नहीं वो किस फॉर्म में था हमें नहीं पता, लेकिन अब हम रिप्लेस कर रहे हैं अपनी मर्जी से आर और माइनस आर, सच दैट माइनस आर एक्टिंग एट पॉइंट ओ। कैसे, ये हम लोगों ने माइनस आर कर दिया और आर एक्टिंग एट पॉइंट बी, यहां हम कोई पॉइंट बी ले लेते हैं और इसके ऊपर हमारे पास जो है वो आर एक्ट कर रहा है। पूरा सिस्टम को देखिएगा, ये माइनस आर है और ये आर है। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, कपल की डेफिनेशन क्या है कि वो दोनों फोर्सेस
उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। हम लोगों ने देखा उसका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो रहा है। तो अब ये देखें कि जो दो फोर्सेस हैं, एक आर है और एक माइनस आर है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। आर एंड माइनस आर कैंसलिंग टू ईच अदर। तो बेटा हमारे पास जो चीज बचती है वो हमारे पास फोर्स बचती है आर, जो पॉइंट बी के ऊपर एक्ट कर रही है। मैं ये भी यहां लिख देता हूं, जो पॉइंट बी के ऊपर एक्ट कर रही है, बी सी अगर कोई डायरेक्शन देना चाहे तो हमारे पास एक आर है ऐसी फोर्स जो पॉइंट बी के ऊपर एक्ट कर रही है, और सी, और ऑब्वियसली इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कपल मूवमेंट भी एग्जिस्ट करता है और कपल को रिप्लेस भी किया जा सकता है। तो हम लोगों ने रिप्लेस किया कपल को कैसे, आर और माइनस आर से। गिवन कपल किसी भी सूरत में था लेकिन हम लोगों ने उसको रिप्लेस किया आर और माइनस आर से। हम लोगों ने एक्ट करवाया माइनस आर को ओ पे, माइनस आर ओ के ऊपर एक्ट कर रहा है और आर ओ के ऊपर जो एक्ट कर रहा है वो कैंसिल कर रहा है ईच अदर। तो हम देख सकते हैं पूरे सिस्टम में ये जो पूरा सिस्टम केस 3 में है ये भी किसके इक्वल होगा, सिंगल फोर्स है। तो हम लिख सकते हैं केस 3 ये किसके इक्वल हुआ, सिंगल फोर्स के। ये केस 3 भी हमारे पास किसके इक्वल हुआ बेटा, सिंगल फोर्स के। तो केस 1 भी एक कपल के इक्वल था, सिंगल कपल के इक्वल था। केस 2 भी सिंगल फोर्स के इक्वल था और केस 3 में भी हम लोगों ने प्रूव किया कि वो भी सिंगल फोर्स के इक्वल है। जी यहां हमारा एक थ्योरम खत्म होता है, और अब इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछिएगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ जानेंगे। जी कोई क्वेश्चन है जी, या इसको रेज कर दिया जाए? ये आप लोगों के पास है, इसको अच्छे से देख लें। अगर ब्लर नहीं हो रहा है, इसको नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर लें। ऑब्वियसली रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप लोगों के पास यूट्यूब पे भी इसका पूरा सेटअप आ जाएगा। केस 3 रिपीट करवाते हैं, ठीक है बेटा। केस 3 में क्या था, केस 3 कहता है कि ना तो रिजल्टेंट जीरो है और ना ही मूवमेंट जीरो है। इसका मतलब है बेटा कपल एग्जिस्ट करता है। अगर मूवमेंट जीरो नहीं है तो कपल एग्जिस्ट करता है। यहां आ जाते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक फोर्स है आर जो कि जीरो नहीं है, रिजल्टेंट आर। हम लेट कर लेते हैं वो किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, ओ के ऊपर एक्ट कर रही है। हम लोगों ने कहा ये ओ पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, हम लोगों ने ये वाली एक्ट करवा दी। अब हमारे पास एक बेटा कपल भी है, और हम लोगों ने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि कपल कैन बी रिप्लेस टू अनदर कपल एंड द इफेक्ट्स ऑफ द कपल या इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस कैन नेवर बी इफेक्टेड बाय द फोर्सेस ऑन द रिजिड बॉडी, कि वो रिजिड बॉडी के ऊपर किसी किस्म का इफेक्ट चेंज नहीं करेगा। तो हम लोगों ने जो कपल दिया हुआ था, हमें नहीं पता वो किस फॉर्म में दिया हुआ था, लेकिन हम उसको रिप्लेस करते हैं। हमने अपनी मर्जी से वी रिप्लेस गिवन कपल टू आर और माइनस आर इन सच अ वे कि हम लोगों ने माइनस आर को एक्ट करवा दिया एट पॉइंट ओ के ऊपर और आर को एक्ट करवा दिया एट पॉइंट बी के ऊपर। हम लोगों ने कपल की डेफिनेशन को पूरा रखा कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन दोनों का मुख्तलिफ होना चाहिए। इसका बेटा बी है और इसका बेटा ओ है, तो ये कपल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको देखिएगा, ये माइनस आर जो ओ के ऊपर एक्ट कर रही है और आर जो ओ के ऊपर एक्ट कर रही है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। तो पूरे सिस्टम किसके इक्वल बचा बेटा, एक फोर्स आर के इक्वल बचा जो बी के ऊपर एक्ट कर रही थी। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था कि इसमें या तो वो सिंगल फोर्स के इक्वल बचेगा या सिंगल कपल के इक्वल बचेगा। तो हमने केस 3 में देखा कि ये भी सिंगल फोर्स के ही इक्वल बचा, इसकी वजह से हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। जी गॉट इट, पॉइंट क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? जी अब एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। इसकी स्टेटमेंट को मैं दोबारा पढ़ता हूं आप लोगों को, आप लोग भी साथ में पढ़िए। इफ टू फोर्सेस P and Q act at such an angle that their resultant R is equal to P, show that if P is doubled, the new resultant is at right angle to Q. Right angle to Q, ये ध्यान में रखिएगा।
लेट कर लें ये आप लोगों के पास फोर्स P है और ये आप लोगों के पास फोर्स Q है। लेट कर लें इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है विच इज अल्फा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा और इसका अंडर रूट। ये हम जानते हैं इसके बारे में, रिजल्टेंट का हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। आई थिंक सो अब आप लोगों के पास ज्यादा क्लियर आ रहा होगा। गिवन कंडीशन क्या है बेटा, वो कहता है जो P है वो रिजल्टेंट के इक्वल है। अगर P रिजल्टेंट के इक्वल है तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, P इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा और अंडर रूट। अगर हम अंडर रूट खत्म करना चाहें तो हमारे पास होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। पी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो आप लोगों के पास बेटा बचेगा Q। इन दोनों में से देखें Q कॉमन आ रहा है तो आपके पास है Q प्लस 2p कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ये यहां आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि फोर्स कभी 0 नहीं होती है। एज Q डज नॉट इक्वल टू 0 तब क्या 0 होगा जी, Q प्लस 2p कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, अदरवाइज इसका नेक्स्ट अगला पार्ट करने वाले हैं हम लोग। अब वो कहता है न्यू केस, इफ P इज डबल, अगर P डबल हो जाए इसको, अगर ये रिजल्टेंट बन रहा था, लेट्स सपोज ये R बन रहा था ऐसे, अगर P डबल हो जाए, ये P है तो ये भी P है विच इज इक्वल टू, ये टोटल सिस्टम जो है वो 2p के इक्वल होगा ये फोर्स। तो अब रिजल्टेंट जो है वो डी ऐसे बनेगा, ये आप लोगों के पास R प्राइम हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं, अब वो Q के साथ बीटा बना रहा है। पहले P और Q आपस में अल्फा बना रहे थे, अब P जो है वो डबल हो गया हुआ है। अब रिजल्टेंट ऑब्वियसली आप लोगों का चेंज होगा, वो नहीं आया है, मैंने उसको R प्राइम का नाम दे दिया हुआ है और वो Q के साथ एक एंगल बना रहा है बीटा। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, देखें, अच्छा इससे पहले जो हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ था, जो मैंने उनको प्रूफ करवाया था वो इस तरह करवाया था, इस तरफ मैंने P लिया था और इस तरफ मैंने आप लोगों का Q लिया था। अभी मैंने P डबल करना था इसलिए मैंने P यहां शो करवाया, आगे शो नहीं होता था P। तो हम लोगों ने पढ़ा था टेन थीटा इज इक्वल टू Q कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय P प्लस Q, सॉरी Q साइन अल्फा और P प्लस Q कॉस अल्फा। आप लोगों को ये रिजल्ट याद है? अब P इस तरफ नहीं है, देखिए ये Q है। अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं P और Q, अगर इस केस में शिफ्ट करते हैं तो होना क्या चाहिए था, टेन थीटा, जहां P है वहां Q लगा दें और जहां Q है वहां P लगा दें, तो आपके पास आएगा P साइन अल्फा डिवाइडेड बाय Q प्लस P कॉस अल्फा। या क्योंकि हम लोगों ने यहाँ Q लिया हुआ है, देखें बेस में हम लोगों ने Q लिया हुआ है और P यहाँ लिया हुआ है। जब मैंने इसका प्रूफ करवाया तो हम लोगों ने P यहाँ लिया था और Q यहाँ लिया था, ये आप लोगों के पास 100% था। अब क्योंकि चेंज हुआ है तो मैं अगर Q को यहाँ लेके आता हूँ और P को यहाँ ले आता हूँ तो आप लोगों के पास बेसिकली ये चीज आनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने लेट किया हुआ है कि R और Q, R प्राइम और Q के दरमियान एंगल बीटा है, तो हमें क्या चाहिए, टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू, और वो कहता है P भी डबल हो गया हुआ है, P डबल हो गया हुआ है, तो जहां P है बेटा वहां आप लोगों ने 2p लगा देना है, 2p साइन अल्फा डिवाइडेड बाय Q प्लस 2p कॉस अल्फा। Q प्लस 2p कॉस अल्फा की वैल्यू यहां दी हुई है विच इज इक्वल टू
टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू 2p साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो आप लोगों के पास यहां क्या बनता है, मैं यहां लिख रहा हूं, ये वाली चीज यहां लिख रहा हूं। आप लोगों के पास है बेटा टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी और बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स या 1/0 कर दें इन्फिनिटी। तो हमें पता है कि टेंजेंट इनफाइनाइट कहां होता है बेटा 90 के एंगल पे, और यही हमारा प्रूफ था कि जो हम लोगों ने एंगल लिया था न्यू रिजल्टेंट का फोर्स क्यू के साथ, वो कहता है वो राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल के लिए क्या होना चाहिए, एंगल को 90 का होना चाहिए। आप लोगों को ये बात समझ आई बेटा? हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है। इफ ओके देन ऑब्वियसली हमें लेक्चर भी खत्म करना पड़ेगा और हम थर्ड ईयर के लिए जाएंगे। इसमें किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ और हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 4th ईयर वाले।